उमर अब्दुल्ला भारत के एक ऐसे मिनिस्टर जिनकी बात आए दिन सोशल मीडिया पे चलते रहती है। जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी। उमर अब्दुल्ला वैसे तो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में भी उनका नाम बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। ये वही पॉलिटिशियन है जो भारत के वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे एक समय पे, और आज वो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज दिल्ली तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला इतने बड़े पॉलिटिशियन बने कैसे, और क्या उमर अब्दुल्ला आगे जाकर भारत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। हम तो खेल को खेल ही देखते हैं। ये आप सवाल उन लोगों से करिए जो खेल को सियासत के साथ जोड़ते हैं। जो रियासत का दर्जा हमारा था वो भी आज हमारा है नहीं। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? वो किस झांसे में हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो पार्ट है हमारे सीरीज नो योर पॉलिटिशियन का, तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखने के बाद अपना कमेंट छोड़कर जरूर जाएं। मार्च 10, 1970 रॉफर्ड इंग्लैंड में एक बहुत ही चर्चित राजनीतिक परिवार में उमर अब्दुल्ला का जन्म होता है। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला 3 बार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे और उनके दादाजी शेख अब्दुल्ला लायन ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते थे। यानी कि उनकी फैमिली कश्मीर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी और पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। बचपन से ही उमर अब्दुल्ला ने बड़े बड़े पॉलिटिशियन को अपने घर पर आते हुए देखा था और उनको शुरू से राजनीति में रुचि तो थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला को पता था वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो आगे जाकर पढ़ाई ही करना चाहते थे। बचपन से कभी भी वो पॉलिटिक्स में एंट्री भी नहीं करना चाहते थे। उमर अब्दुल्ला आगे जाकर अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं और बड़े बड़े कंपनीज के साथ जॉब करने लगते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ा बनना, लेकिन ये सपना आगे जाकर बदलने वाला था। कैसे? ये समय था 1990s का, जब कश्मीर ने वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स देखा था अपना। कश्मीर एक ऐसा स्टेट बन चुका था जहां पे जहां देखो मार काट ही चलता रहता था। मिलिटेंसी का लेवल इतना ज्यादा पहुंच चुका था कि भारत की गवर्नमेंट को वहां पे अपनी आर्मी भेजनी पड़ी थी, और इन सब चीजों के बीच में जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को गिराकर वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल भी लागू कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के कई सारे लोग इस रूल के अंडर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसलिए आगे जाकर इलेक्शंस करवाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। सरकार का ये कहना था कि ये प्रेसिडेंशियल रूल वहां पे लागू करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कश्मीर हमारे हाथ से छिन सकता था। अब इस समय फारूक अब्दुल्ला, जो कि उमर अब्दुल्ला के पिताजी हैं, वो उमर अब्दुल्ला को एक सलाह देते हैं। वो बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम कश्मीर के लिए कुछ करो। हमारी जितनी भी फैमिली है वो कश्मीर के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी है, तुमको भी कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला ये चाहते थे कि उमर अब्दुल्ला अब इस पार्टी से इलेक्शन लड़े और कश्मीर की जितनी भी राजनीति है उसे संभाले। और ऐसा ही कुछ होता है। 1998 में पहली बार उमर अब्दुल्ला अपना इलेक्शन लड़ते हैं और मैजिकली उमर अब्दुल्ला इस इलेक्शन को जीत जाते हैं और वो यंगेस्ट एमपी बन जाते हैं पूरे भारत के। सिर्फ और सिर्फ 28 साल की उम्र में वो एक एमपी बन गए थे। वो शुरुआत से ही अटल बिहारी वाजपेयी से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो उनको ऐसा लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जम्मू एंड कश्मीर की हालत सुधारने में उनकी सहायता करेंगे। तभी वो 1999 में एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं और फिर इसके बाद क्या होता है, वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं। वो भारत के वन ऑफ द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर भी बने थे। वो एनडीए के अंडर जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स होते थे उसे संभालने की कोशिश किया करते थे, और तब से ही नेशनल पॉलिटिक्स में उनका नाम बहुत ही ऊंचा हो गया था। उमर अब्दुल्ला एक ऐसे बंदे हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे पहले अपना नाम बहुत ही ऊंचा कर गए थे और उसके बाद उन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स में एंट्री मारी थी। ये आप समझिए, एनडीए और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ज्यादा दिन नहीं टिकता है और 2002 में उमर अब्दुल्ला एनडीए से अपनी वापसी ले लेते हैं और वो वापस जम्मू एंड कश्मीर चले जाते हैं, ये बोलते हुए कि मुझे अपने स्टेट में फोकस करना है और जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। वो लगातार जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ काम करते हैं और 2009 के इलेक्शन में कुछ मैजिकल होता है। 2009 में उमर अब्दुल्ला अपने मास्टर स्ट्रोक के साथ पहली बार कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट इलेक्शन को कांग्रेस के साथ लड़ते हैं। इससे होता यह है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं और कांग्रेस के वोट पूरे के पूरे किसके पास आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आ जाते हैं। इस इलेक्शन को उमर अब्दुल्ला जीत जाते हैं और आखिरकार वो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उमर अब्दुल्ला बड़े बड़े डिसीजंस लेना शुरू कर दिए थे। वो ये जान चुके थे कि जम्मू एंड कश्मीर का इकोनॉमी पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो टूरिज्म में लगाने लगे थे। मैक्सिमम लोगों को लगता था कि जम्मू एंड कश्मीर सेफ नहीं है घूमने के लिए, इसलिए उस समय उमर अब्दुल्ला ने इस चीज पर फोकस किया था कि लोगों को ये चीज पता चले कि जम्मू एंड कश्मीर एक्चुअली में कितना ज्यादा सेफ है और यहाँ पे आप घूमने आ सकते हैं। उन्होंने इस दुनिया में जन्नत कहाँ है, कश्मीर में है। इस पूरे चीज के पीछे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और आखिरकार उनके चीफ मिनिस्टर बनने के
बाद से ये रिकॉर्डेड एविडेंस है कि टूरिज्म में बहुत बड़ा हमें जंप देखने को मिला था। जम्मू कश्मीर के रीजनल कल्चर भी इसके बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। उमर अब्दुल्ला एक ऐसे बंदे थे जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। वो पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में भी बिलीव किया करते थे शुरू से ही। तो होता क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो, और उसके बाद वो एक ऐसा चीज करते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री में सालों से नहीं हुआ था। वो पंचायत इलेक्शन करवाते हैं ना। आपको समझने की जरूरत है पंचायत इलेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। पंचायत बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को प्रमोट करता है, यानी कि ग्रास रूट लेवल के जितने भी इश्यूज होते हैं वो पंचायत हैंडल करता है और पंचायत एक ऑटोनोमस गवर्नमेंट की तरह फंक्शन किया करता है। उमर अब्दुल्ला इस चीज को पूरा का पूरा सपोर्ट करते थे और आगे जाकर वो डेकेड्स के बाद जम्मू एंड कश्मीर में पहला पंचायत इलेक्शन करवाते हैं। वो एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्कॉलरशिप्स देते हैं लोगों को। बच्चे जितने उस समय मिलिटेंसी की तरफ जा रहे थे वो उनको एनकरेज करते हैं कि आपको पढ़ाई करना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। ये वही उमर अब्दुल्ला है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाया था। वन वे और दी अदर उमर अब्दुल्ला न्यू की कश्मीर के पास अगर कुछ है तो उनका कल्चर है और उनका ट्रेडिशन है, और उमर अब्दुल्ला के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसे प्रोटेक्ट करें। बट इस पूरे टाइमलाइन के बीच में कश्मीर में हमें अभी भी बड़े बड़े क्लैशेस देखने को मिल रहे थे। वहां बार बार ब्लैकआउट्स हमें देखने को मिल रहे थे। कभी भी कश्मीर में लॉकडाउन लग जाता था और कश्मीर के लोग अभी भी उमर अब्दुल्ला की सरकार से खुश नहीं थे। उमर अब्दुल्ला एक बहुत बड़े नाम थे कश्मीर में, लेकिन राजनीति है साहब, उमर अब्दुल्ला के समय भी गिरता है और इसके बाद सरकार एक ऐसा डिसीजन लेती है जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो उमर अब्दुल्ला को पूरा का पूरा हैरान कर देता है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? वो था भारत सरकार का फैसला, द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A को वहां पे अपना लिया गया था। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली शुरुआत से ही उमर अब्दुल्ला इस पूरे डिसीजन के अगेंस्ट थे। उमर अब्दुल्ला ये मानते थे कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन किया गया था हरि सिंह जी के द्वारा, तो वहां पे जितने भी मेजर्स थे वो लिमिटेड थे, यानी कि भारत को बहुत सारा एक्सेस दिया गया था कश्मीर का उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की वजह से। लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में ये भी लिखा था कि कश्मीर एक ऑटोनोमस रीजन बन के रहेगा। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हुआ ये कि जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बट गया। और एक यूनियन टेरिटरी क्या होती है, वहां पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंटर का। उमर अब्दुल्ला ये मानते थे कि ये फेडरलिज्म का एक बहुत ही गंदा एग्जांपल सेट कर रही है भारत की गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर। 35A का मतलब क्या था जम्मू एंड कश्मीर के लिए? इसका मतलब ये था कि अब जम्मू एंड कश्मीर में बाहर के जितने लोग हैं वो लैंड ले सकते हैं। हमने बार बार हिस्टोरिकली ये एग्जांपल देखा है कि जितने भी ट्राइब्स होते हैं, अगर वहां पे बाहर के लोगों को लैंड लेना अलाउ कर दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा जगह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उनका ट्रेडिशन और उनका कल्चर। अगर बाहर के लोग यहाँ आके बसने लगेंगे और उनका लैंड खरीदने लगेंगे, उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, जैसे कि अडानी और अंबानी हर जगह पर कर रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास क्या बचेगा? वेल, सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर ये जो डिसीजन था इंडियन गवर्नमेंट का उसे अपहोल्ड भी करता है, जिसके अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला बोलते हैं। वेल, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है उमर अब्दुल्ला के बारे में कि समधीश से वो बच गए हैं, यानी कि समधीश जिसके साथ इंटरव्यू लेता है, ये चीज फेमस है कि वो सीएम का अपना जो इलेक्शन है वो बंदा हार जाता है, लेकिन उमर अब्दुल्ला अगेंस्ट ऑल ऑड्स इलेक्शन जीत गए थे 2024 का और एक बार फिर से वो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन आज भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, क्योंकि आज जितनी भी पुलिस है, जितना भी डिसीजन मेकिंग है, वो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के पास है ही नहीं। क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर क्या बन चुका है? एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, यानी कि जितना भी डिसीजन है वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर लेगा वहां पे, और ये जो डिसीजन लेने का प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यानी कि कुछ भी काम करवाना है तो आपको सालों और महीनों वेट करने पड़ेंगे, जबकि पहले डायरेक्ट सीएम काम करवा सकते थे। एक और मेजर चीज, पुलिस अब उमर अब्दुल्ला के अंडर नहीं आती है, यानी कि पूरी जितनी भी लोकल इकोनॉमी है या लोकल जगह है उसको पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है? आज सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। उमर अब्दुल्ला बार बार इस चीज को बताते हुए आए हैं कि ना मैं खुश हूं इस चीज से, ना कश्मीर के लोग खुश हैं इस चीज से। खुश है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और सोशल मीडिया। वेल, उमर अब्दुल्ला एक ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने लगातार कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। जम्मू एंड कश्मीर के लोग आज भी उमर अब्दुल्ला की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बट आपको ये भी जानने की जरूरत है, कोई भी मिनिस्टर परफेक्ट नहीं होता है। लगातार उमर अब्दुल्ला के ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए हैं, जैसे कि उनके अंडर, वो भी तो इतने साल जम्मू एंड कश्मीर में पावर में थे, उनके अंदर मिलिटेंसी कम क्यों नहीं हुई? लगातार ये टेररिस्ट अटैक जो थे जम्मू एंड कश्मीर में वो बढ़ते ही क्यों रहे? और जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी के लिए एक हब बनकर क्यों रह गया उमर अब्दुल्ला की सरकार के अंडर, जो कि ये प्रॉमिस
प्रॉमिस किए थे कि मिलिटेंसी को मैं पूरा खत्म कर दूंगा। वो ये आर्गुमेंट प्रस्तुत करते हैं कि मैंने एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और ये जो मिलिटेंसी है इसे आप तुरंत खत्म नहीं कर सकते, ये एक लॉन्ग टाइम गेम है जो धीरे धीरे ही खत्म होगा। और जो ये सेपरेटिस्ट विचारधारा यानी कि 370 को हटा देना जम्मू एंड कश्मीर से, उससे आप ये सोचते हैं कि मिलिटेंसी कम होगी, जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम लोग देखें तो मिलिटेंसी और स्टोन पेल्टिंग जैसे इश्यूज जो थे वो बढ़े ही थे आर्टिकल 370 के हटाने के बाद से। अगर हम लोग उमर अब्दुल्ला की बात करें तो समवेयर ही हैज फेल्ड एज अ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि आज भी हमें जम्मू एंड कश्मीर में लगातार ऐसे अटैक्स देखने को मिलते हैं जो हमने कभी भी नहीं देखे थे पहले। जैसे हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ था। ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के पास भी आती है और पूरा का पूरा दारोमदार उन्हें लेना भी चाहिए इसका। उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में भी कई सारे ऐसे प्रॉमिसेस किए थे जिसे अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। कश्मीर के लोग कहते हैं ये क्लासिक केस है ऐसे पॉलिटिशियन का जो कि प्रॉमिस तो कर देते हैं लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को सेफ फील कराने की जिम्मेदारी और उस पर्टिकुलर रीजन को डेवलप करने की जिम्मेदारी आज सिर्फ और सिर्फ उमर अब्दुल्ला के पास है। ये थी वीडियो हमारी। आप क्या सोचते हैं उमर अब्दुल्ला के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।